गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में बढ़ता जा रहा तनाव। कई राज्यों से ट्रैक्टरों समेत पहुंच रहे किसान। बोले किसान नेता राकेश टिकैत, जल्द शुरू कर दी जाए पानी की सप्लाई, वरना आंदोलन स्थल पर कर देंगे बोरिंग। आम बजट को लेकर उल्टी गिनती शुरू। 1 फरवरी को संसद में पेश होगा आम बजट। संवाददाता वंदना ने टटोली पूर्वी दिल्ली की जनता की नब्ज। जनता ने बताई अपनी उम्मीदें। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह लगे गंदगी के अंबार। भारी गंदगी के बीच लोग हो रहे परेशान। बोली जनता, हर इलाके से लिया जाता है टैक्स, लेकिन फिर भी परोस दी जाती है गंदगी। AGCR एन्क्लेव में मरे हुए कौओं की खबर मिलने से हड़कंप। बर्ड फ्लू की खबरों के बीच लोगों में डर का माहौल। अलग अलग जगह पर मरे पड़े मिले 3-4 कौए। सूरजमल विहार में भाई परमानंद स्कूल के सामने बनाया गया सिर्फ आधा रोड। रोड के दोनों तरफ कच्ची सड़क होने से लोगों को परेशान कर रहा धूल और प्रदूषण। बोले बीजेपी विधायक OP शर्मा, 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा पूरा रोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यहां पर किसान भारी तादाद में आने शुरू हो गए हैं। अलग अलग राज्यों से किसान अपने ट्रैक्टरों समेत यहां पर पहुंच रहे हैं। कल गाजीपुर बॉर्डर पर देखा जा रहा था कि टेंट काफी हद तक हट गए थे और साथ ही बहुत से किसान अपने गांव में चले गए थे। वहीं कल राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद कल रात के बाद से ही किसानों के आने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। किसानों का कहना है कि हम राकेश टिकैत के साथ हैं और हम अब यहां से नहीं जाएंगे। इसी के साथ देश के कई राज्यों से तमाम लोग अपने बच्चों के साथ राकेश टिकैत के लिए पानी लेकर पहुंच रहे हैं और राकेश टिकैत उनके हाथ से पानी पी रहे हैं। इसी दौरान बॉर्डर पर भारी तादाद में फोर्स भी तैनात कर दी गई है। CISF, दिल्ली पुलिस के जवान समेत रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती भारी तादाद में कर दी गई है। राकेश टिकैत का आरोप है कि प्रशासन ने आंदोलन स्थल पर पानी की सप्लाई बंद कर दी है, जिसके बाद राकेश टिकैत ने हुंकार भरते हुए कहा है कि पानी की सप्लाई जल्द शुरू कर दी जाए, वरना वो आंदोलन स्थल पर ही बोरिंग करना शुरू कर देंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है, वो चलता रहेगा और राकेश टिकैत आज फिर से भावुक हो गए। वहीं दिल्ली सरकार ने किसानों की बिजली पानी काटने की निंदा की है और ये सुविधा आंदोलन स्थल पर फिर से दे दी है। इसी के साथ दिल्ली सरकार के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भारी तादाद में दोबारा से किसान आने शुरू हो गए हैं। अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों से ट्रैक्टर समेत यहां पर किसान आने शुरू हो गए हैं। और कल तक जो तस्वीरें आ रही थी, जो एरिया था ये सारा खाली हो गया था, टेंट भी हटा दिए गए थे और ऐसे में बहुत से किसान हैं वो अपने गाँव चले गए थे। और उसके बाद कल रात के बाद से जो सिलसिला है किसानों का वो दोबारा से चालू हो गया है और अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से लोग और बच्चे राकेश टिकैत के लिए पानी भी लेकर आ रहे हैं। अपने टिकैत दादू आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। टिकैत दादू आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। रुको बेटा, ये कह रहा टिकैत दादू, अपने बाबा को दादू बोलता, टिकैत दादू आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। टिकैत साहब को रात रोते हुए देखा तो इनने कहा कि उन्होंने पानी के लिए कहा कि गाँव से अपने मेरे लिए पानी लाओ, तो ये पानी लेके आया। उन्हें रोते हुए देख के गुड़ पराठे लेके आए टिकैत साहब के लिए। तो रात को ही ये जहाँ पे ट्राली आगे लेके आए हैं और रात को जहाँ पे तो मतलब प्रशासन ने खूब डराने की कोशिश की है इन लोगों को, लेकिन किसानों ने डर नहीं दिखाया। उन्होंने अपना जो अड़े हुए हैं कि हम जो मोर्चा फतेह करके जाएंगे। जो नेता है, जिसके नेतृत्व में सारी पब्लिक जहाँ पे आई हुई है, तो उनकी एक जिम्मेदारी होती है। अगर जहाँ पे कल कुछ हो जाता, जहाँ कोई भी किसी के साथ अनहोनी होती है, तो उसकी जवाबदेही जो है वो राकेश टिकैत जी की थी। तो इसलिए उनका भावुक होना स्वाभाविक ही था। उनका कहना था कि जब तक मैं जहाँ रहूँगा तो मेरे किसान सेफ रहेंगे। अगर वो अपनी गिरफ्तारी देते हैं तो उनके जहाँ नेता के जाने के बाद में जो पब्लिक के साथ में फिर क्या करते किसानों के साथ में प्रशासन वाले। हाँ थे, हमारे साथी लोग खुद देख के आए, वो हम लोगों को खदेड़ने के लिए आए थे पुलिस की मिली भगत के साथ। अब हमें कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। रात कुछ हमें ऐसा नज़र आ रहा था भी सरकार हमें यहाँ से खदेड़ने के चक्कर में है। ये तो रात से ही आने शुरू हो गए थे। अब आप लोग देख सकते हो किसानों की गिनती कितनी है। उस टाइम तो हमारी गिनती मुश्किल से 1000 के आसपास थी।
क्या कुछ किसान चले भी गए थे यहाँ से? शुरू में जो लोग आए थे 26 जनवरी के उसमें, उसके बाद वो अपने घरों को लौट गए थे। इधर 2000 पुलिस के लोग और उधर हमारे किसानों के ऊपर लाठियां बजती देखी, जब मुझे ऊपरले वाले की याद आई, जब मैंने कहा नए आंदोलन खत्म होगा, नए किसान खत्म होगा, किसान यहाँ से सम्मान के साथ मजाएगा। ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा जाएगा। सरकार को अगवा करवा देना चाहते हैं, हमको 2 घंटे में या तो आप पानी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर दे, नहीं तो हम अपना पानी इसी जमीन पे, ये हमारा अधिकार है, नीचे का पानी हमारा है, हम उस कहावत को करेंगे, अपना पानी खोद के अपने समरसेबिल करेंगे, अपना पानी हम इसी जमीन का पिएंगे। तौर पर राकेश टिकैत जी का ये कहना है कि हमारा ये शांतिपूर्वक जो ये प्रोटेस्ट है ये ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरा पर्सन महेंद्र बोरा के साथ कुणाल शर्मा, CCN न्यूज़ दिल्ली। सतत 2021-22 के लिए आम बजट को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाली 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र का शुभारंभ हो गया। इसी बीच जनता को बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसको लेकर CCN संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने पूर्वी दिल्ली की जनता की नब्ज टटोली। इस दौरान लोगों का कहना है कि बजट से हर बार हमें उम्मीदें होती हैं, पर सरकार उस पर खरी नहीं उतर पाती। महिलाओं की सुरक्षा, घर का बजट, बच्चों के एडमिशन के खर्च पर सरकार को कुछ करना चाहिए। लोगों का कहना है कि टैक्स देने के बदले हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रोसेस को सरल किए जाने की मांग लोगों ने उठाई है। अब जनता की इन मांगों में से किन किन पर सरकार का ध्यान जाएगा, किन किन बिंदुओं को सरकार अपनी प्राथमिकता में रखेगी, ये आने वाली 1 फरवरी को ही पता चल पाएगा। बजट का बात ऐसा है कि किचन से शुरू होता है बजट, और किचन से ही शुरुआत होती है खाने पीने की, जो सस्ता होना चाहिए, और वही चीज़ें महंगे करते हैं। दालें महंगी कर दी हैं, सरसों का तेल महंगा कर दिया है, गैस महंगी कर दी है। गरीब से गरीब बंदा जो कि खाने से शुरुआत करता है, उनके ही पेट पर लात मारी जाती है कि चीज़ें महंगी महंगी महंगी। वो बेचारे इतना कमा नहीं रहे हैं कोरोना टाइम में, तो खाएंगे कहाँ से? तो इस बारे में गवर्नमेंट को, सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा बजट लाए जो सबके पेट भर सकें। भूखा ना मरे कोई। सिर्फ इस बार की नहीं, मेरे ख्याल से हम लोग हर बार ये उम्मीद करते हैं कि जो इनकम टैक्स रिबेट है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हर महीने जो भी हमारी इनकम होती है उसके अंदर हमारा जो मंथली बजट है घर का, वही पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर टैक्स लगाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ती है। लेकिन हम अपने घर के डेली रूटीन के खर्चे छोड़कर अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, वो एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी हो जाती है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन अगर महिला पढ़ने के बाद भी उसके पास अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। महिला सशक्तिकरण जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। आप देखिए, कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है, ऑल ओवर इंडिया नहीं कहूँगी, पूरे वर्ल्ड में आया है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से 70 to 80% लोगों ने अपनी जॉब खोई है। मैं भी उनमें से एक हूँ। हालाँकि मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, बट जितनी इनकम होनी चाहिए अपने डेली खर्चे को पूरा करने के लिए, मेरे ख्याल से हम सभी उस स्लैब से बाहर हैं। बजट हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बजट से मुझे कुछ खास उम्मीद तो नहीं है, पर देखते हैं सरकार क्या करती है इस बार ही। बिकॉज़ हर साल बजट आता है और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता उसमें। वुमेंस के लिए तो कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं, और अभी पिछले कुछ महीनों से हम देखे ही जा रहे हैं कि हर चीज़ में, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। सब्ज़ी से लेकर दाल, दाल से लेकर दूध, कॉस्मेटिक नहीं खरीद सकते, हम अपने कपड़े देख रहे हैं तो कपड़े दिन पर दिन रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हर चीज़ में वुमेंस की कोई सेफ्टी नहीं है। जैसे जैसे कोरोना गया है वैसे वैसे उतनी ज़्यादा हमारे देश में ये सारा बेरोज़गारी बढ़ गई है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो हम आते जाते हमारे लोगों के फ़ोन छीन रहे हैं, गलत हरकतें कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं। जो शायद एक अच्छे ट्रैक पर चलना चाहते हैं वो लोग भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ करने को है ही नहीं। तो सरकार को इन सब के बारे में सोचना चाहिए कि भाई हमें क्या ऐसे दुनिया को प्रोवाइड करना है। हर
ये नहीं कि सिर्फ एक ही स्तर के बारे में सोचना है, सब स्पेशली उस वर्ग के लिए जो इतना टैक्स सरकार को ऑलरेडी पे कर रहा है। मेरे हस्बैंड एक सर्विस करते हैं, वो जॉब करते हैं और वो इतना टैक्स भरते हैं, वो साल का 20 लाख रुपए तो सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। तो आप एक बात बताओ, हम यहाँ पर भी टैक्स दे रहे हैं और हम बाकी सारी जगह भी जा कर टैक्स दे रहे हैं, हमें वो टैक्स भरते हुए बहुत दुख होता है। क्यों दे रहे हैं हम बाकी लोग जो बिल्कुल नहीं दे रहे, और एक इंसान जो इतना दे रहा है उसके बाद भी उसके लिए हर जगह वही टैक्स। आगे बढ़ते हैं। इन दिनों पूर्वी दिल्ली में जगह जगह गंदगी का अंबार है। लोग गंदगी के बीच परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हमें सफाई से मतलब है, सरकारें आपस में लड़ती हैं लेकिन इसके बीच में पिसती जनता है। लोगों ने कहा कि गंदगी से उनका बुरा हाल है। हर इलाके से टैक्स लिए जाते हैं और उसके बदले में सफाई करने की बजाय गंदगी परोसती जाती है। उन्होंने कहा कि आए दिन कर्मचारियों की हड़ताल हो जाती है, इसका कोई समाधान निकाला जाए ताकि जनता परेशान ना हो। जनता पूरी दिल्ली में त्राहिमाम कर रही है इस टाइम। चारों तरफ जहाँ जाओ गंदगी के भंडार पड़े हैं। जिस लोकल एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पूरे पार्क गलियाँ ऐसी हो रही है जैसे यहाँ पिछले कितने टाइम से देखा जाए कि क्या हालात है। मतलब कहीं से निकले बदबू का निकलना कुत्ते की जैसे बदबू आ रही है इस टाइम। ये आपस की सरकारों की लड़ाई और यहाँ आम पब्लिक को सफ़र करना पड़ रहा है। बहुत गलत स्थिति पे जा रहा है हमारा दिल्ली, और देश की तरह भी देखा जाए तो वो भी इसी तरह से ख़राब होती जा रही स्थिति। स्वच्छता रैंकिंग तो जब सुधरेगी ना, जब तरीका ठीक होगा। आपस में लड़ाइयाँ, ठेकेदारों के बिल गवर्नमेंट पहले पास करती है, तनख्वाह देने में विश्वास बिल्कुल नहीं करती है। सबसे पहले अपनी लेबर को खुश रखें। लेबर काम करेगी जब स्वच्छता रैंकिंग बढ़ेगी। जब स्वच्छता तो जब ही होगी ना जब लेबर खुश होगी। सारी स्ट्राइक चल रही, लेबर बैठी है, लोग परेशान हुए घूम रहे हैं। क्या देखिए, घरों के अंदर का कूड़ा तो हमारी कॉलोनी में है, जो कर्मचारी रखे हुए हैं उठाने वाले वो ले जाते हैं। अब रहा कि सफाई का जो काम है, सड़कों की सफाई का, वो ढेर कर देते हैं। जो कर्मचारी हैं सफाई करने वाले, वो जगह जगह ढेर लगा जाते हैं। कई ढेर गाड़ियों के नीचे रह जाते हैं। गाड़ियां जो है इतनी हैं लोगों के पास, वो सड़कों को आधी से ज़्यादा गाड़ियां सड़कों को घेरे रखती हैं, तो कूड़े के ढेर पूरे उठ नहीं पाते हैं। उसका इन दिनों हड़ताल चल रही है, उसकी वजह से कूड़ा हर जगह फैला हुआ है। हर जगह फैला हुआ है, वो उठा नहीं पा रहे, तो उससे परेशानी तो लोगों को है। सफाई कर्मचारी भी जो है बैक लेन को साफ़ ही नहीं करते हैं, वो हमारी गंदगी का कारण बने हुए हैं। कई दफ़ा टेलीफोन करके हम इंस्पेक्टर को कहते हैं कि भाई बैक लेन में भी झाड़ू लगा दो, बैक लेन की नाली साफ़ करा दो। 3-3, 4-4 महीने बैक लेन में झाड़ू नहीं लगता है। और ये हड़ताल पर जा रहे हैं कि मांगे जायज़ है, मैं ये नहीं कहता जायज़ नहीं है, पर लेकिन उन्हें पता है स्थिति क्या है। हमारे को पैसे देगी दिल्ली गवर्नमेंट। धरने पर बैठे 13 दिन हड़ताल पर बैठे हैं, वो हमें कोऑपरेट कर नहीं रही। 938 करोड़ का कहकर मनीष सिसोदिया और उनके मंत्री देते हैं कुल हमारे को 130 करोड़ रुपए देते हैं, हमारे को 130 करोड़ रुपए। तो ये बड़ा भद्दा मजाक कर रहे हैं। हमारी सारी सिंपैथी जो हमारे सफाई के हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे सफाई अधिकारी हैं, उनके साथ है, पर उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। जब पता है कि फाइनेंशियली हमारे पैसा नहीं है और हम उनकी सैलरी दे रहे हैं ना, उन्हें स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए। उनकी बात ठीक है, उनको एरियर भी देना है हमने, उनको उनकी कोई नया मांग नहीं है, हमने एरियर भी देना है, हमने उनको डेली वेजेस उनको पक्का भी करना है। लेकिन उसमें तो टेक्निकल इशू है, कोर्ट के इशू है। 2003 में उमा देवी केस का जो आया था, डिसीजन आया था, हम लोग बंधे हैं उससे, तो उनको थोड़ा हमें हमारी स्थिति जो है ना फाइनेंस की समझनी चाहिए, हम उनके साथ हैं। पूर्वी दिल्ली में चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है। चोरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस ज्यादातर खाली हाथ है। पिछले हफ्ते मयूर विहार फेज 1 में 2 चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया था, जहां पीड़ित के मुताबिक उसके घर में लाखों की चोरी की गई थी। इस मामले में एक हफ्ते से पुलिस प्रशासन को इस घटना के खुलासे में कोई कामयाबी नहीं मिली है, जबकि चोरों का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन का नेटवर्क क्या इतना कमजोर हो गया है कि सीसीटीवी फुटेज में चेहरा साफ साफ दिखने के बाद भी पुलिस के हाथ एक हफ्ते के बाद भी खाली हैं। आपको बता दें कि इस मामले में एफआईआर भी हो गई है, सीसीटीवी में चेहरा भी आ गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। ऐसे हालातों में तो चोरों में ना तो पुलिस का खौफ बचेगा और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का अंदेशा उत्पन्न हो सकता है।
ये 23 जनवरी की बात है और आज 29 हो गया है, करीब एक हफ़्ता होने को हो रहा है। हमने सारी सीसीटीवी फुटेज जो थी सारी हमने जो है थाने में जमा कर दी है मयूर विहार फेज़ 1 में, और वो भी कह रहे हैं कि हम किसानों के चक्कर में लगे हुए हैं। और तो मेरा उनसे कई बार रिक्वेस्ट की है, मैंने उनसे विनती की है कि आप इस पे थोड़ा ध्यान दें। और जो है मेरा इतना नुकसान हुआ है, करीब 40 लाख की चोरी हुई है। मेरे ऑफिस के लैपटॉप थे, मेरे बेटे का लैपटॉप था, और हमारे इतने जो मैडम की ज्वेलरी थी, कैश था 60-70 हज़ार का, वो सारा जो है चोरी जो है दिन के टाइम में जो है वो चोरी करके ले गए। उसका अभी तक कुछ पता नहीं है, बल्कि सीसीटीवी में बड़ा क्लियर दिख रहा है। बंदे जो हैं 2 बंदे अंदर, उनका क्लियर फेस दिख रहा है, पूरी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है। उसके बावजूद भी जो है अभी तक जो है पुलिस यही कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो मेरे को अंदाज़ा हुआ है वो ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि बैटरी रिक्शा से ही गए हैं चोरी करने के बाद, जो सीसीटीवी में कैद हैं, और वो ज़्यादा दूर के नहीं है। या तो वो कल्याणपुरी के हैं, या वो तिल्लोकपुरी के हैं, या वो चिल्ला गांव के हैं। यही कह रही है कि अभी तक उन्होंने हमारी कामवाली से पूछा और हमारा जो गाड़ी साफ़ करता है उससे इंक्वायरी की है, और कह रहे बस हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मेरे को अभी तक जो है 7 दिन हो गए, मुझे तो कोई अभी तक रिज़ल्ट निकल नहीं रहा है। और यही कोई एमपी या कोई वीआईपी का होता तो अभी तक एक मोबाइल भी उनका जो है ट्रेस आउट होकर उन्हें पता लग जाता। एरिया यहाँ का हाल तो सब जगह का बड़ा ऐसा ही है। जहाँ भी देखिए कोई पुलिस की उन लोगों को कोई दहशत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जो शाम के 7 बजे आके और इस तरह का जघन्य अपराध करके जाते हैं और सारा लूट के चले जाते हैं। मुझे तो सुबह पता चला था 8 बजे के आसपास, मैं तभी यहाँ भागा हुआ है तो सारे दरवाजे खुले पड़े थे, सारी अलमारियों के सामान बाहर निकले पड़े थे, और 2-3 अलमारियों को ताले तोड़ के उनको सारा सामान लूट के रखा था। ऐसा लगता था उनको पहले से पता था कि ये लोग यहाँ पे नहीं होंगे और हम अपना काम कर लें। चोरी का रीज़न तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक RWA जिम्मेदार है, जिनका कोई सिक्योरिटी के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देते ये लोग। और सेकेंडली जो है हमारे प्रॉक्सिमिटी में तो लोकप्रिय एरिया पड़ता है, जहाँ से घुसपैठ काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये तो इवनिंग का टाइम है, ऑलमोस्ट 7:30 के आसपास, आधे घंटे के अंदर सब कुछ करके चले गए, जबकि रोड पूरा चल रहा है, ट्रैफिक सब कुछ चल रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट दिस हैपेंड। पूर्वी दिल्ली की AGCR इनक्लेव में मरे हुए कौए की खबर मिलने से हड़कंप मच गया। बर्ड फ्लू की चर्चाओं को देखते हुए लोगों में डर का माहौल नजर आया। स्थानीय लोगों के मुताबिक एनक्लेव वेलफेयर एसोसिएशन का एक ग्रुप बना हुआ है, जिस पर पहले किसी व्यक्ति ने पार्क में मरे हुए कौए मिलने की सूचना दी। उसके बाद धीरे धीरे कई और लोगों ने भी ऐसी ही सूचना दी, जिसके बाद देखा गया कि इलाके में लगभग 3-4 कौए अलग अलग जगह पर मरे हुए पड़े हैं। स्थानीय लोगों ने भी इसकी सूचना MCD को दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि MCD कर्मचारी हड़ताल पर होने की वजह से यहां नहीं पहुंच सके। अब स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। फिलहाल अभी तक कौओं की जांच नहीं की गई है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि कौए बर्ड फ्लू के शिकार हैं या नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों में इसकी आशंका के चलते डर का माहौल तो बना ही हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से अलग अलग जगह पे कौए जो हैं वो मरे हुए पाए जा रहे हैं, और क्योंकि शायद कारपोरेशन में स्ट्राइक चल रही है, इसलिए वो टाइमली इनको यहाँ से हटा नहीं पा रहे हैं। 1-2 जगह तो उन्होंने हटाए हैं, लेकिन फिर फ्रेश कुछ कौए मर गए, तो अभी फ़िलहाल शायद 3-4 जगह पे ऐसा हो रखा है। ये मेन पार्क है AGCR इनक्लेव में, मंदिर और कम्युनिटी सेंटर के बिल्कुल साथ में, और सबसे बड़ा पार्क कॉलोनी में यही है। और एक ये जो अभी आप पार्क में देख रहे हैं, ये सामने वाली लेन में ही था, और शायद कुछ कुत्ते इसको उठा के यहाँ पे पार्क में ले आए हैं। और दहशत तो डेफिनेटली फैल ही रही है, क्योंकि बर्ड फ्लू का स्केयर सारी कंट्री में फैल रहा है और यहाँ पे भी ऐसा ही है। लोग रिपोर्ट तो कर रहे हैं, नंबर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे रिपोर्ट किया जाए, और शायद जो 365 के पास था उसको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने आज शायद रिमूव कर दिया है वहाँ से। दहशत तो बड़ी है, इसीलिए पहले तो जैसे होता था कोई भी उसको कॉलोनी के ही स्वीपर वगैरह रिमूव कर देते थे, लेकिन आजकल इस दहशत की वजह से उनको कोई हटा भी नहीं रहा है, और वो फैले हुए हैं चारों तरफ, जैसे मरे हैं वहीं पे पड़े हुए हैं। नहीं, मैं तो खैर यहीं सिर्फ वॉक करने आता हूँ, पर ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे और कहीं मिला। अभी मेरे को लगा है कि एक गिरा था, कौवा चीख रहे थे, तो मुझे अंदाज़ा यही हुआ कि शायद अभी एक गिरा है। तो अभी आप बता रहे हो कि इधर है, तो मैंने माली काम कर रहा है उसको बोला, कह रहा हाँ कौवा गिरा था,
उठा के झाड़ी में डाल दिया उन्होंने। अभी अब लेके जाएंगे तो कहीं फेंकेंगे कूड़े वूड़े में। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली हमें जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर जो हमें जो न्यूज़ मिली है वो करीब 3 से 4 कौवों की मिली है और इसके अंदर 150 नंबर के बाहर मिला, इधर एक क्रॉसिंग पे मिला, जैसा कि आपने देखा होगा कि ये अभी पार्क में भी आपने देखा है कि वहाँ पर भी मिला है। अभी हमने कोशिश की है कंसर्न्ड जो एजेंसीज़ हैं, एमसीडी है या जो मीन्स एनिमल वगैरह उसमें डील करते हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है ताकि एक्चुअल में हमें पता चल सके कि क्या ये बर्ड फ्लू का ही मामला है या कुछ और रीज़न है। क्योंकि जब तक वो यहाँ से इनके सैंपल नहीं लेके जाते, इनको ले जाके अपनी लेबॉर्ट्री वगैरह में प्रॉपर्ली चेक नहीं करते, ये रूल आउट नहीं हो पाएगा कि ये वाकई जो है ये इसका कारण जो है बर्ड फ्लू है या और कोई रीज़न भी हो सकता है। तो मेरी तो एक यही अपील है कि किसी भी तरीके से ये मैसेज जो है एजेंसीज़ तक पहुँचे और इस मैटर को थोड़ा सा वो सीरियसली लें, क्योंकि एजीसीआर के जो रेजिडेंट्स हैं इसको लेके काफ़ी चिंतित हैं। तो 3-4 जगह पे और भी कौवे मरे हुए मिले हैं। उसके बाद हमने एमसीडीए में कंप्लेंट करी है और अथॉरिटीज़ है उनको कंप्लेंट करी है, बट अभी तक इस टाइप से कोई भी उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया है। पूरे एजीसीआर के अंदर इस समय एक दहशत का माहौल है, क्योंकि पहले ही कोरोना की बीमारी ने इतना लोगों को तोड़ दिया है, ऊपर से बर्ड फ्लू की बीमारी भी साथ आ गई है और इस तरीके से यहाँ पे पक्षियों का मरा हुआ मिलना एक और संकेत दे रहा है कि क्या दोबारा से ये बीमारी यहाँ तो नहीं फैल जाएगी। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग भी यहाँ हैं, आपके माध्यम से भी हम सबको बताना चाह रहे हैं और हमारी अगर आवाज़ कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुँचती है तो सर यहाँ पे किसी को भेजिए, यहाँ पे आके चेक करें क्या है, कौन से ये जो पक्षी मरे हुए हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या है। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आमने सामने आ गए और उनके बीच खूब नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बजट पेश किया था, जिसके बाद इस पर पार्षदों की चर्चा शुरू हो गई है। आज बजट बैठक में पार्षदों ने बजट में शामिल की गई कई चीजों में विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि इसके साथ ही कई पार्षदों ने निगम की आय बढ़ाने के सुझाव भी दिए, लेकिन इसी बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आमने सामने आ गए और उनके बीच नोकझोंक शुरू हो गई। दिल्ली की जो सरकार है सुतेला व्यवहार करके निगम को पंगु बनाने की कोशिश के बावजूद निगम जनता की सेवा में तत्पर है। मेरे साथ सबको पता है कि जब एकीकृत निगम था उस समय जितने भी जो आय थी पूर्वी दिल्ली नगर निगम से सिर्फ 14% आती थी, लेकिन खर्चा होता था 24%। अब जब ये निगम का गठन, क्योंकि उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी उसने राजनीतिक कारणों से किया और हमें तभी पता था कि जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम है यहाँ आर्थिक विषमताएं रहने वाली है, लेकिन नई सरकार आने के बाद उन आर्थिक विषमताओं को कम करने की जहाँ कोशिश होनी चाहिए थी, वहीं वो जो कुपोषित, जो मैं कुपोषित बच्चा कहूंगा क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तो पहले से ही हम आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और आशा ये थी कि नई सरकार उसे ठीक करेगी, लेकिन उस नई सरकार ने कुपोषित बच्चे की जो कहते हैं ना मांस भी नोच के खाने की कोशिश की और पूरी कोशिश की कि फंड कैसे रोका जाए, कैसे इसे जो है काम न करने दिया जाए। इन्होंने कहा कोविड-19 के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। माननीय महापौर महोदय, आप ये बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस कोरोना कालखंड में एक भी नए पैसे का राशन दिया गया किसी को? जो राशन उपलब्ध हुआ, जो राशन दिल्ली सरकार द्वारा बांटा गया, वो केंद्र सरकार से इनके पास आया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार इलाके में भाई परमानंद स्कूल के सामने लगभग 2 महीने पहले सीवर की पाइपलाइन डालने के लिए रोड खोदा गया था, जिसके बाद रोड को रिपेयर नहीं कराने से आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार मांग करने के बाद अब उस टूटे हुए रोड को आधा बनाया गया है, जिसके बाद इस विषय पर जब हमने स्थानीय विधायक ओपी शर्मा से बात की तो उनका कहना था कि 1 हफ्ते के अंदर ये रोड पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, रोड आधा बन चुका है, बाकी का आधा और बना दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इस रोड के दोनों तरफ कच्ची सड़क होने से इलाके में धूल उड़ती रहती है, जिससे स्थानीय लोगों को प्रदूषण का सामना भी करना पड़ रहा है। सर ये तो काफ़ी दिन से है,
ये 2-3 महीने से दिखाई दे रही है मेरे को। ये पहिए गिर जाते हैं ना खटक में, तो बैरिंग वरिंग में दिक्कत आती है गाड़ी में। नहीं सर, फ़र्क तो है ही उसमें, आदि बना के छोड़ दिया उन लोग को, लग रहा है। इसका ब्लडर डर है, नुकसान होता है हम लोगों का, नहीं देखते तो। बड़ा स्टेशन निकालनी पड़ती है, इसे कभी इधर की टूट जाती है, कभी उधर की टूट जाती है। ये हो गया महीना भर तो ही गया। बता तो रहा हूँ, पहले भी ऐसे हुआ था, खुदाई हुई थी, उसके बाद फिर प्लास्टर कर दिया था, होने के बाद 15 दिन बाद फिर खुदाई कर दी। तो कोई बात नहीं, मलबा डाल के मलबा सेटल अगर हो गया है तो उसको पक्का करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आधी तो बाकी आधी अगर रह गई है तो डिपार्टमेंट को बोलते पूरी करवा दें। डेट कुछ नहीं, आने वाले वीक में बन जानी चाहिए। डेट क्या देना, कोई लंबा चौड़ा काम तो है नहीं, बिल्कुल बनवा दें। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।